Hello dear students, today we will discuss about very important or unique topic dual nature of electron. तो आइए अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इम्पल्स के और आज अपनी बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशंस का ये एक इमेज आपके सामने है जो आपको लाइट का प्रोपेगेशन दिखा रहा है अलग अलग तरीके से, राइट। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जब लाइट इस तरह से प्रोपेगेट करती है, एक तरीका ये हुआ, सेमी यहीं तक ला रहे हैं, अब जल्दी जल्दी इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इन दो बातों में क्या अंतर है? देखो अंतर है, पहले समझते हैं कि ये जो मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा, ये देखिए दिख रहा है, ये मैक्सिमा, ये मैंने इमेजेस में दिखाया, एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा की जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। और ये जो है आपका पीक्स है, वही मैक्सिमा, और ये मिनिमा है। इस तरह एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा की भी जो डिस्टेंस है वो लैम्डा ही रहेगी, राइट। ये जो आपका है हाइट, जो लाइट उस जिस प्लेन पर, जिस पाथ पर प्रोपेगेट हो रही है, उसकी जो ये हाइट है वो एम्पलीट्यूड है, ए, कैपिटल ए आएगा। जैसे कोई भी लाइट है, कोई ना कोई एक फंक्शन होगा, वेव का फंक्शन होगा। वेव फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, साइन के टर्म में हो सकते हैं, कॉस के टर्म में भी हो सकते हैं, राइट। हाँ, तो यदि मान लो एक कोई लाइट है, उसका मतलब हम किसी भी का वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ए है वो एम्पलीट्यूड है, फिर 2 पाई क्या है, एक्स क्या है, लेमडा आपको पता चल गया, वेवलेंथ है, साई क्या है, सब धीरे धीरे हम लाएंगे तुम्हारे सामने, अभी टाइम है, पहले इधर आ जाइए। इन दोनों बातों से आपको मैं एर्थ की तरफ ले चलता हूं। एर्थ में आपका ऐसा सवाल आ जाता था कि 1200 साइकिल पर मिनट आपको गिवन है और आपको टाइम पीरियड बताना है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते थे? सर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड लगाना और दिया है 1200 पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1200 डिवाइड बाय 60, जब 1200 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपका निकल के आएगा 20, ये 20 आ गई फ्रीक्वेंसी। और फिर फॉर्मूला लगाते थे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी। फिर टी तुम्हें निकालना है तो टी को उधर ले जाओ, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड वो 20 आ गई, तो 1 अपॉन 20 आपने डिवाइड कर दिया तो 0.05 आपका आंसर आ गया, करेक्ट है। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये एर्थ की बात है, यानी चीजें आपको भी पता है कि यदि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है वहां वेवलेंथ कम होगी, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड यदि कम होंगे, जैसा कि हम इन दोनों जगहों पर आपको दिखा रहे हैं, तो वहां लैम्डा ज्यादा होगी। यही बात मैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट के इस इमेज से भी दिखा रहा हूं कि यदि यहां वेवलेंथ 700 है तो इसका मतलब यहां देखिए वेवलेंथ ज्यादा आ रही है, और यहां 400 है तो यहां देखो इसकी वेवलेंथ कम आ रही है, करेक्ट। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक सीधा सा रिलेशन है कि यदि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड बढ़ेंगे तो लैम्डा कम होगा, और नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड डिक्रीज होंगे तो लैम्डा इंक्रीज होगा। इसका मतलब न्यू जो है, जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो लाइट के वेवलेंथ के सॉरी इनवर्सली क्या होगा? प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, तो न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन क्या आ गया? लैम्डा। सी क्या है यहाँ? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब इसी में एक बात और है, E बराबर एक फार्मूला और हम लोग पढ़ते हैं, एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यदि कोई चीज बार बार कट करेगी, तो मैं इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूं। 100 मीटर की कोई एक रेस हो रही है, और 100 मीटर की रेस में आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत तेजी से आप भाग के वहां पहुंच गए, लेकिन हमने क्या किया, अगली बार जब रेस स्टार्ट हुई तो हमने उसके हर 10-10 मीटर पर एक बड़ी सी बेंच डाल दी जिस पर आप पढ़ते हो, यानी आपको उस बेंच से जंप करके निकलना, यानी हर्डल्स डाल दिए। तो जब मैंने ऐसे हर्डल्स डाल दिए बेंच के, तो आपको हर 10 मीटर के बाद एक क्या करना है? जंप करना है। और एक दूसरी बगल में रेस 100 मीटर पर चलाई, वहां पर हर 20 मीटर पर एक हर्डल डाला, तो बताइए एनर्जी कहां ज्यादा खर्च होगी? जहां
हर 10 मीटर में हर्डल पड़ा होगा कि जहां हर 20 मीटर में हर्डल पड़ा होगा? सर जहां 10 मीटर में हर्डल होगा। क्यों? क्योंकि बार बार हम चीजों को क्या करेंगे? जंप करेंगे। इसका मतलब एनर्जी ज्यादा गई। इसका मतलब है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड यदि बढ़ रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अब चूंकि वेव थ्योरी है और प्लांक्स का सारा खेल है उस पर, तो उन्होंने प्लांक्स ने अपना कांस्टेंट दिया और प्लांक्स के उस कांस्टेंट का अपना फिक्स वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इससे एक रिलेशन आ गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू था, प्लैंक्स का थ्योरी था, तो E बराबर h न्यू आ गया। उसे बोलते हैं फोटोन की एनर्जी। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? C अपॉन लेमडा। तो एक फार्मूला बन जाता है E बराबर SC अपॉन लेमडा। यदि लेमडा गिवन है और आपको एनर्जी निकालनी है तो H की वैल्यू भी पता है और C की वैल्यू भी आपको पता है। बड़ी आसानी से आप दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मुझे लगता है कि अब आप ये छोटी बातें चूंकि पहले से जानते थे, इस पर हमारा काम हो गया। अब हम अपनी उसी बात पे आ जाते हैं जो मैं बोल रहा था, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बहुत बढ़िया सा हेडिंग है, बड़ा सुंदर सा ये इमेज है। क्या लिखा हुआ है? डी ब्रोगलीज ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डी ब्रोगलीज ने इस पर अपना क्या किया? वर्क किया। अब आइए क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि ये थ्योरी बेस्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर, जो बात मैं अभी करके आया हूं, यानी E बराबर h न्यू वाली, न्यू बराबर C अपॉन लेमडा वाली बात। आ जाइए फिर कहते हैं एंड साथ में उन्होंने बोला बोर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। अब देखो यहां पर जो सर्किल दिख रहा है आपको, जैसे ये देखिए, ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल, ये बोर है। अब इस पर ये वेव जो है ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, हमारी मर्जी हम कैसे भी दिखा दें, है ना। बस ये कंटिन्यूअस फेज होना चाहिए, फेज रुकना नहीं चाहिए। यदि आपका फेज रुक गया, आपने ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, पूरा हुआ नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। तो देखिए बिल्कुल कहीं नहीं रुक रहा है हमारा। देखिए अब फिगर को देखिए ध्यान से, तो ये जो अंदर वाला सर्किल है ये बोर का ऑर्बिट है। तो देखिए क्या लिखा? बोर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट every moving particles exhibit a wave nature, so also the electron। वो कहते हैं कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग एवरी मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट करता है क्या? वेव नेचर। हाँ एक बात मैं थोड़ा सा इसमें बोल दूं, मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेव नेचर कम होता जाएगा, पार्टिकल नेचर बढ़ता जाता है, राइट। ये बात ध्यान रहे, राइट ना। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स मोर लाइक waves on a vibrating steering that like particles, correct। फिर कहते हैं the wavelength of any particles wave can be calculated by the equation this। अब इसी पर अपन करते हैं बात। देखिए यदि आप बोर के अकॉर्डिंग चले, जो आपका ये बोर का पूरा पॉइंट्स है ना, तो बोर्स का ये हो गया और ये आपकी क्या हो गई? ये आपका जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन वेव है। ये है आपकी बात। ये आपका कंटिन्यूअस फेज है, ये डिसकंटिन्यूअस फेज है, ये नहीं चलेगा। आपका फेज यही चलेगा जहां कंटिन्यू, बीच में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये कट नहीं है, ये पूरा लाइन चल रही है। वो तो अब इसे लिखते हैं पेंसिल से, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। अब मैं इस पर बात करता हूं कैसे। एक पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर है तो फॉर्मूला क्या हुआ? E बराबर mc²। वेव नेचर है तो फॉर्मूला क्या हुआ? E बराबर h न्यू। तो फिर क्या हो गया? देन mc² इक्वल टू h न्यू हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा है। अभी हमने तुम्हें ये इक्वेशन यहां बना के दिखा दी थी, E बराबर C अपॉन लेमडा। अब हम क्या करेंगे? यहां से एक C को कट कर देंगे, तो लेमडा इक्वल टू आ गया H अपॉन mc। अब हर पार्टिकल जो हम कह रहे हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट ए वेव नेचर, सो ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अलग बात है, तमाम सारे और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, सब थोड़े स्पीड ऑफ लाइट से चल सकते हैं। तो एक जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जो जनरल आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपकी जनरल इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है? ये आपके सामने लिखी है, ये इक्वेशन है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम, डी ब्रोगली की इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन जो है वो आपकी आ जाएगी लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये आ गई। अब देखो इसमें एक और बात सिखाते हैं, कुछ और रिलेशन आते हैं। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, चूंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में ये बात दी गई है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब हम m का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और m का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और यही बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसको E को, E वहाँ चार्ज है, चार्ज जैसे हमने तुम्हें
लास्ट लेक्चर में समझाया था चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 19 कूलम, और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में यानी CGS यूनिट में -4.8 × 10⁻10 ESU। करेक्ट है, भूलना नहीं है। अब बात यहां पर ये आ रही है कि या E लिख दें या Q लिख दें, Q स्मॉल q भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट है, आइए फटाफट m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बचेगा m² v²। ध्यान देखिए बोर्ड पर m² v², इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी m आ जाएगा बराबर EV चल रहा। अब जिससे चाहिए उससे इक्वेशन फाउंड आउट कर लो, है ना। अब यहाँ mv बराबर क्या आ गया, mv बराबर आ गया √, है ना, 2m आपका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, ये बन गया। अब यही बात उसके साथ बनानी है, उस वाले के साथ बनानी है, तो जब इन दोनों के साथ यही बात लेके चलोगे, थोड़ा कलम बदल लिया जाए तो समझाने में आसानी होगी। देखो मैं इसको गोला कर रहा हूँ, ये नीला नीला, देखो बोर्ड पर देखो, मुझे यहाँ से दिख रहा है, ये नीले वाले को मैं यहाँ ला रहा हूँ, इस वाले पार्ट को जब मैं इधर लाऊंगा तो देखना था ध्यान से, m² v² यही रहेगा, और ये m² v² इधर रहेगा, और ये m इधर जाएगा 2m, तो ये हो जाएगा 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वोल्ट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं थोड़ा ब्रैकेट में कर देता हूं जैसे मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी को किया है, ठीक है। अब हमको लिखना है mv, तो mv बराबर आ गया √, है ना, √ ऑफ, ये थोड़ी लाइन हल्का सा पीछे कर देते हैं यहां पर, तो ये आ जाएगा 2m आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, चार्ज यानी Q भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, राइट, तो Q × V भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां mv यदि इस टर्म में लाना है वोल्ट के टर्म में तो ये वाला आएगा mv का वैल्यू, और यदि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लाना है तो ये वाला वैल्यू आएगा। अब आपको पता है डी ब्रॉगली का इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv, तो भैया लैम्डा इक्वल टू एक इक्वेशन बनेगा h/√2m काइनेटिक एनर्जी। इस पर बहुत सवाल आपके पूछे भी गए हैं, सीधे सवाल आए, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दे दी है, मास और h कोई देगा नहीं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उन्होंने दे दी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पीछे सिखाया है, इसीलिए मैं छोटी छोटी बात सिखाते हुए आया हूं। 9.1 × 10⁻31 kg, h का मान तुम्हें पता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। आप वैल्यू डालो, रूट निकालो, आंसर सेम। इसी तरह से मान लो हमको कोई चीज वोल्ट में दी गई है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो ये वाला फार्मूला लगा दो, तो यहां एक और फार्मूला बन जाएगा h/√, यहां आ जाएगा 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट हमें दिया है, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज है, चार्ज क्या है -1.6 -19, यानी यहाँ 1.6 19 डालना है, m तुम्हें पता ही है, h तुम्हें पता ही है, सॉल्व कर लो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे फार्मूले बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स में दिए भी गए हैं और हमारे लिए कई महत्वपूर्ण भी हैं। अब हमारे को तो बोलो तो इस 2020 के एग्जाम में 13 को जो 2020 हुआ था उसमें एक सवाल यूं आ गया कि आपको एक दे दिया एक्स एलिमेंट, उसमें ये एटॉमिक नंबर उसका A और B उसका क्या एटॉमिक वेट है, और बोलता है कि उसमें न्यूट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ। यार कॉमन सेंस की बात है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और कोई चार्ज था नहीं तो उतने ही उस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी हमने तुम्हें लास्ट क्लास में इसी तरह से हमने तुम्हें अभी लास्ट क्लास में समझाया था IUPAC नेमिंग एलिमेंट्स की, है ना, कि 0 है तो नील है, 1 है तो अन है, 2 है तो बाई है, बताया था ना। तो उसी IUPAC का सवाल आ गया, सिंपल सा, और सेम जो टेबल हमने तुम्हें भेजी थी सेम एज इट इज वही कॉपी हो गई। तो हम चलते हैं भाई आगे इस पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट आपके सामने आ गया बड़ा शानदार पॉइंट है, आपके सामने यहां पर दिख रहा है, ये पॉइंट आपका है डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है, बड़ा वापस आइए, ये जो ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली और इनकी वेवलेंथ और उसके निकालने के ये सारे फॉर्मूले जो आपके सामने मैं लाया हूं कुछ समय पहले, उनसे ही देखिए कैसे रिलेट किया डेविसन और जर्मर ने, समझे। अब देखना जरा ध्यान से, और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही डी ब्रॉगली को नोबेल पुरस्कार मिला है, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद। अब देखना जरा उस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं क्या है। देखो ये सोर्स ऑफ क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये टंगस्टन का फिलामेंट है, इसको हमने हीट किया, तो हीट करते तो टंगस्टन के उस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन के बीम्स निकलते हैं, जैसे इसी को हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। जैसे
अपनी गन जानते हैं ना, अब तमंचा है तो एक गोली निकलेगा, रिवॉल्वर है तो ज्यादा गोली निकलेंगी, AK-47 है तो और ज्यादा निकलेंगी। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है। वो बीम निकलने के बाद ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, और फिर आगे देखो निकल का ये क्रिस्टल है ना, ये निकल की क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब है निकल है, इस टाइप से इसके क्रिस्टल्स हैं। अब उसकी बीम पर वो आके क्या कर रही है, वो जो निकल क्रिस्टल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स आ रही है वो आके यहाँ टकराएगी। जब वो यहाँ टकराएगी तो फिर अंदर का जो अरेंजमेंट है निकल का, जो निकल का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट होता है ना, जिससे तुमने छोटे पर सीखा होगा कि जैसे NaCl होता है तो एक Na के सराउंड 6 Cl और एक Cl के सराउंड 6 Na घूमते हैं, ये अरेंजमेंट होता है। तो वो अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस आने लग जाता है। क्यों आने लग जाता है? अभी कॉमन सेंस की बात है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से टकरा रहे हैं वो न्यूक्लियस से तो अट्रैक्टेड है, तभी तो टकरा रहे ना, लेकिन अंदर वो मौजूद इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका शील्डिंग जो इफेक्ट है, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहे हैं, वो डिस्टर्ब होने लगता है। और इसको हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे 22 लेटर रूल, मैंने पहले भी ये बात बोली है। तो वो जब डिस्टर्ब होने लगेगा तो फिर अंदर का डिस्टर्बेंस क्या हो, गड़बड़ ना हो, यानी कहने का मतलब अंदर का अरेंजमेंट डिस्टर्ब ना हो, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर भागेंगे। तो जब वो बाहर भागेंगे तो जो स्क्रीन पर हम इसके डिफ्रैक्शन ऑफ रिंग्स देख रहे हैं, ये डिफ्रैक्टेड बीम जो हम देख रहे हैं, फिर हम आगे देखिए हमारी लाइन आगे आ रही है कि निकल क्रिस्टल जो वर्क एज ग्रेटिंग कंसंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स वर फॉर्म्ड, ये देखो दिख रही है ऑन द स्क्रीन। ऐसा हम फिजिक्स में 12th में एक्सपेरिमेंटली देखते भी हैं, ऐसे रिंग्स बनते हुए प्रैक्टिकल में, है ना। दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न वाज सिमिलर टू, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पैटर्न ऑब्जर्व्ड विथ एक्स रेज, समझे। और सिंस एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारी आज बात स्टार्ट हुई थी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से लेके, आ जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स मस्ट आल्सो हैव ए वेव नेचर। ये तो बात हो गई सीधी। अब इस बात को दूसरे शब्दों में समझ लो, इस बात को दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लो कि फिर जब ये सब किया गया, जैसे यहां देखो मैंने इस एक्सपेरिमेंट को यहां दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये फिलामेंट रिलीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, हॉट फिलामेंट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से भागते हुए चले आ रहे हैं और निकल के क्रिस्टल पर टकरा रहे हैं। फिर टकराने के बाद यहाँ ये क्या लिखा, डिफ्रैक्टेड बीम, डिफ्रैक्शन रिंग्स, ये जो दिख रही हैं सब स्क्रीन पर, तो ये जब ऐसे कुछ बन रही हैं तो वो कह रहे हैं उनके अंदर वेव कैरेक्टर है और वो एक्सरेज हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो वेव्स देखिए यहाँ पर ऐसे करके यूं जा रही है। तो ये जो आपका दिख रहा है डिग्री, वो डिग्री आपका यहाँ कितना डिग्री है, 50 डिग्री। फिर हम यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं, आपको फार्मूला पता है, एक फार्मूला होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और उस फार्मूले से डाल के हम यहाँ पर उसका क्या निकाल लेते हैं, वहां से हम उसकी लैम्डा को फाइंड आउट करते हैं, और वही लैम्डा हम किसकी थ्योरी से फॉर्म करते हैं, इसकी थ्योरी से। कौन है ये भाई साहब, डी ब्रॉगली, इसकी थ्योरी से फाइंड आउट करते हैं, और दोनों का लैम्डा लगभग क्या आता है, सेम आता है। तो इस बात से भी हम ये बात प्रूव कर पाते हैं कि जो डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट था उसने ये प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉगली ने जो बात कही थी वो सही थी, इसलिए डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट के बाद डी ब्रॉगली को नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर है। और यदि मुझे कोई चीज वोल्ट में निकालनी है तो मेरे पास उसका भी फार्मूला है। ये देखिए हमारे पास ये V वोल्ट दिया है। यदि हमें वोल्ट देके भी कोई चीज करवाओगे, जैसे डेविसन जर्मर में आप यहाँ वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, यदि आप इसे लेके भी चलते हो तो भी हम वहाँ लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे सामने हर प्रकार का एक फार्मूला डी ब्रॉगली ने दे दिया था। और डेविसन जर्मर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट निकल के क्रिस्टल्स पर किया और सारे रिजल्ट्स के बाद एनालाइज करके जो लैम्डा निकाला, वो लैम्डा अप्रोक्सीमेट डी ब्रॉगली के लैम्डा के बराबर आया, उनका और उनका एनालिसिस के बाद। तो यही सारी बातें आपके सामने हमने रख दी जो इन लोगों ने हमें बताई, और उसी के बाद इनको मैं दोबारा वही वर्ड यूज कर रहा हूं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरी बात यहीं से आगे बढ़ गई
और अब हम पहुंच गए कहां पर? अब हम पहुंच गए दोनों थ्योरीज के अंदर, यानी बोर और डी ब्रोगली को मिलाने से क्या हुआ वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, ये पहले तो ये देखो कि जब कोई भी, जैसे ये आपका एज ए पार्टिकल नेचर हो गया और ये आपका वेव नेचर हो गया, ये देखिए, ये कोई भी चीज, ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो ये लिखा है अलाउड ऑर्बिट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां देखिए, यहां पर फॉरबिडन ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट छूट गया, देखो एक यहां पर छूटा हुआ है, यहां छूटा हुआ है, तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी चीजें ऐड ऑन होती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी चीजें सब्सट्रैक्शन की ओर जाती हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने यहां नीचे और भी दिखाया है, जहां हमने लिखा है विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स फॉर द फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट्स, ये मैंने लिखाया, बहुत ध्यान से देखना। पहली बोर ऑर्बिट जहां n का वैल्यू 1 है, दूसरी बोर ऑर्बिट जहां n का वैल्यू 2 है, तीसरी बोर ऑर्बिट जहां n का वैल्यू 3 है, ठीक है। यदि n का वैल्यू 1 है और उस समय हमने वेवलेंथ जो ली है वो लेमडा 1 ली है, तो लेमडा 1 बराबर 2 पाई r1 हो गया। फिर हमने जब n2 लिया तो लेमडा 2 बराबर हो गया 2 पाई r2। फिर लेमडा 3 लिया तो ये 2 पाई r3 हो गया। और इसका मतलब 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, तो इसका मतलब ये जो थ्योरी ये हमें प्रूव कर रही है कि 2 पाई r इक्वल टू होता है n लेमडा, यानी ये बात हमारे को यहां प्रूव कर रही है कि 2 पाई r इक्वल टू होता है n लेमडा। ये दोनों बातें हमें ये समझा रही हैं। हाँ, यदि आपने फॉरबिडन ऑर्बिट लिया या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिया या जानबूझ के आप ऐसे करके चीजों को ला रहे हो और यूं करके और यूं छोड़ रहे हो, तो ये सब फॉरबिडन है। तो इस समय फिर यहां पर 2 पाई r डैश जो है वो नॉट इक्वल टू n लेमडा डैश के आएगा, ध्यान रहे n इंटीजर है। लेकिन यदि चीजें कंटिन्यूअस चल रही हैं, आपकी अलाउड ऑर्बिट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो भैया जो वेव का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दिया मैंने ऐसे करके और पार्टिकल का हमने दिखा दिया, तो बोर और डी ब्रोगली की इन बातों से देखो क्या निकल के आने वाला है, 2 पाई r इक्वल टू n लेमडा आ गया। ये विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स फॉर फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग हो गया। अब यूज कर लेते हैं लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv। किसकी इक्वेशन है ये डी ब्रोगली की, जो भी अपन ने प्रूव की। तो 2 पाई r इक्वल टू आ गया n h mv, और इसको इधर ले आओ तो mv r इक्वल टू आ गया nh अपॉन 2 पाई आ गया। अब हमारे को इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो mv r इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई डिराइव हो गया। ये फार्मूला जो है ये बोर थ्योरी और डी ब्रोगली को मिला के बन के तैयार हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला उसका विजुअलाइजेशन हमने तुम्हें यहां दिखाया और इक्वेशन हमने तुम्हें इस आधार पर 2 पाई r इक्वल टू n लेमडा ली, और लेमडा हमने क्या लिया, डी ब्रोगली का इक्वेशन लगाया और हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया mv r इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। n हमको पता ही है 1 2 3 4 जो ऑर्बिट्स के रूप में हम तुम्हें यहां दिखा रहे हैं। अब इससे भी हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, अभी हम न्यूमेरिकल नहीं ला रहे, अब हमारा अगला क्लास न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही आने वाला है। अभी हम केवल चीजों को दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज कैसे कोरिलेट होके बन के तैयार हुई और कैसे उनके फार्मूलों का डेरिवेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अगले पर। अब हमारा अगला हेडिंग है, बहुत प्यारा सा दिख रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। वर्नर हाइजेनबर्ग ए जर्मन फिजिसिस्ट in 1927 started uncertainty principle, which is the consequence of dual behavior of matter and radiation. It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. So mathematically it is given, it can be given as delta x into delta p greater than equal to h upon 4 pi. Yeah. h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 6 पाई, 2 पाई, ये सब इंटरवल्स होते हैं। एक पूरा एक रिवोल्यूशन चलने में आप 2 पाई चलते हो तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में चलता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन जो मेन उनका इक्वेशन था, ये जो हाइजेनबर्ग थे, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, राइट। अब हम बात करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई में डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स तुम्हारी है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये तुम्हारी क्या डेल्टा पी, ये तुम्हारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एच तुम्हारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट,
इसका वैल्यू तुम्हें पता ही है 6.626। आज के इस छोटे से लेक्चर में भी हमने ये वैल्यू कई बार बोल दी, 6.626 × 34 जूल सेकेंड। अब आ जाओ, अब यहीं से मैं अपनी बात को बढ़ा रहा हूं। हमको पता है कि ये P क्या है, मोमेंटम, और P बराबर क्या होता है आप बताओ, डेल्टा P बराबर होगा m इंटू डेल्टा V। तो हम यहां पर लिख देंगे डेल्टा x m इंटू डेल्टा V ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई। अब हमें यहां से यदि V निकालना है तो फार्मूला बनेगा h अपॉन 4 पाई m इंटू आएगा डेल्टा x। अब यदि हमें x निकालना है तो v इधर कर दो, मोमेंटम निकालना है तो डायरेक्ट लगा दो, कैसा भी कर लो। एक और बात यहीं से जल्दी से हम आगे बढ़ाते हैं इसी में, कि यदि मुझे फार्मूले को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ले जाना हो तो मैं कैसे ले जाऊंगा। तो देखो मोमेंटम, यानी मोमेंटम जो है आपका, ये यहां पर देखो लिखा हुआ है ये मोमेंटम, तो मोमेंटम जो है वो आपका क्या है बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बोलो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सर तो लिख दो मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी में मैं क्या करूं, टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू टी, और नीचे भी टी कर दूं, तो मास इंटू वेलोसिटी और टी ये पूरा चला जाएगा फोर्स के बराबर। पता है ना तुमको, फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है इंटू यहां क्या आ जाएगा t, और ये तुम्हारा मोमेंटम चल रहा है p, करेक्ट। अब तुम यहीं से बात को बढ़ा लो, इसमें तुम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, यानी p इंटू यहां कर दो डिस्टेंस, ध्यान से देखना, और जब यहां डिस्टेंस कर दोगे तो यहां आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इंटू क्या आ जाएगा, टी मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऐसे करके यहां छोड़ रहा हूं, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा एनर्जी के बराबर होगा, एनर्जी इंटू टी आ जाएगा, और यहां p इंटू डिस्टेंस बना रहेगा, ठीक है। अब तुमको पता है देखो p इंटू डिस्टेंस, अब इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम लाता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा P इंटू हो जाएगा डेल्टा x, इसको हमने x बोल दिया, बराबर हो जाएगा डेल्टा E इंटू हो जाएगा डेल्टा T। तो इसका मतलब है तो हमारी नई इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी, जो न्यू आपकी इक्वेशन बनेगी वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो बनेगी डेल्टा E इंटू डेल्टा T ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, क्योंकि डेल्टा P और डेल्टा x की जगह पर हम पुट कर देंगे डेल्टा E और डेल्टा T, वो मैंने यहाँ ड्राइव कर दिया। क्लियर है। और भी जल्दी से एक बात देखो, इस बात के बाद भी कुछ बात हमारे पास और भी बची हुई है। यदि मैं आगे वाले पेज पर तुमको ले चलूं तो देखो यहाँ पर भी एक बात और भी आती है कि यदि मैं इफ ये कर लूं कि डेल्टा जो तुम्हारा P है आपका, वो जो है डेल्टा P बराबर है डेल्टा x के, ऐसा मैं कुछ बना दूं, यहाँ पर कुछ इक्वेशन दे दूं, कोई मतलब एक आपको लिमिट लगा के दे दूं, तो उस समय मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा V बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। अब डेल्टा V बराबर क्वेश्चन मार्क है तो तुम आ जाओ फ्रॉम हाइजेनबर्ग की इक्वेशन से। क्या है हाइजेनबर्ग की इक्वेशन, डेल्टा x इंटू डेल्टा P ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। दिख रहा है ना आपको। अब आप कॉमन सेंस की बात है कि आप डेल्टा x की जगह पर डेल्टा P लगाना पसंद करोगे कि डेल्टा P की जगह पर डेल्टा x लगाना पसंद करोगे। अरे भाई, जब तुम हमसे वेलोसिटी पूछोगे तो हम डेल्टा x की जगह डेल्टा P लगाना पसंद करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा P का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन 4 पाई। बीच बीच में भाई साहब कलर बदल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, प्रॉब्लम चलती रहती है। तो डेल्टा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा h अपॉन पाई, और डेल्टा P बराबर हमको पता है क्या होता है m इंटू डेल्टा V। तो यहां पर डेल्टा V बराबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 m, और यहां आ जाएगा h अपॉन पाई। ये भी इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमसे बहुत सारे सवाल इस इक्वेशन से भी पूछे जाते हैं। तो ये जो बातें आज हमने तुम्हें बताई ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, वो बातें आज यहाँ खत्म हो गई। अभी पूरी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, अगली क्लास में हमारी बात होने वाली है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और मैं उसको करूंगा डिराइव, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने के बाद आने वाली इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद हम पहुंचेंगे क्वांटम नंबर पर, और क्वांटम नंबर पर पहुंचने के बाद हम क्वांटम नंबर को खत्म करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और देन वापस बैक पीरियोडिक टेबल पर पहुंचेंगे, और फिर करेंगे पीरियोडिक टेबल की पूरी एक एक लाइन को अलग अलग बड़े प्यार से। तब तक के लिए धन्यवाद।